पाकिस्तान के इंतहाई शुमाली इलाके गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला शिगर के इंतहाई लास्ट में जो गांव है जिसे तेस्ते कहते हैं, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। अगर हम पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, शिगर की तरफ से आते हैं, तो ये सबसे आखिरी गांव है। मेरे बिल्कुल बैक में ब्याफो ग्लेशियर है, जो राइट साइड पे मेरे जो पहाड़ है उसके दामन में से आता है जो ग्लेशियर, उसका नाम है ब्याफो ग्लेशियर। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ इसका नाम ब्याफो ग्लेशियर क्यों रहा, क्योंकि ब्याफो बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है, ब्याफो मुर्ग को कहते हैं। बल्तोरो ग्लेशियर के दामन में हम मौजूद हैं और ये गांव तेस्ते बल्तोरो ग्लेशियर के दामन में है, जो कि दुनिया का सबसे तवील ग्लेशियर है और इसकी लंबाई जो है 63 किलोमीटर और 39 मील है। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सबसे तवील तरीन ग्लेशियर है। तो बड़ी तारीख़ी जगह है और इस जगह की एक कहानी भी है, बड़ी लोक दास्तान में, और लोक गीत भी हैं इस इलाके की मुनासबत से। मेरी बैक साइड पे जो अब ग्लेशियर है वो ग्लेशियर भर के जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया था और इसने पूरे इस इलाके को कवर कर लिया था। और ये जो उस वक़्त जो तेस्ते की जो आबादी थी इस गांव की, वो जो ऊपर जो ऊंचाई पे जगह नज़र आ रही वहाँ पे होती थी। तो ग्लेशियर आने की वजह से ये सारा कुछ इसके जो है ये दरिया का पानी भी जो है वो भी उसके नीचे आ गया और फिर पानी ऊपर आके ये सारी आबादी को उसने सैलाब की शक्ल में आके जो है तबाह कर डाला। और इसमें सारे लोग, यहाँ के जो मकामी लोग थे, वो सब इसमें गर्क हो गए। लेकिन सिर्फ एक शख्स जिसका नाम मुराद है, तेस्ते मुराद के नाम से मशहूर है, वो और उसकी बीवी जो है हमारे जो लेफ्ट साइड पे जो पहाड़ है वो बड़ी जल्दी में जो है ना वो ऊपर चले गए और इस पहाड़ के ऊपर चले गए बिल्कुल, और वो वहाँ से देखता रहा। अब जो है पानी और सैलाब ये बिल्कुल गांव भर के इस ऊंची जगह पे, जैसा हम देख सकते हैं ये पहाड़ी के दामन है, यहाँ तक आ गया। और इस जगह पे एक बिल्कुल उसने वो ऊपर से देख रहा था मुराद, उसने देखा कि पानी जो है भंवर की शक्ल में बन गया है। तो उसने एक बड़ी गैरत में एक वहाँ से उसने मन्नत मानी कि अगर ये पूरा इलाका दोबारा आबाद हो जाए तो मैं यहाँ से शिगर जाकर 40 जुम्मा नमाजें पढ़ूंगा। ये उसने मन्नत मानी। और ये आपको बताता चलूँ कि ये जो पहाड़ है इसकी बैक से रास्ता जाता है जो कि शिगर की तरफ निकलता है, तो पैदल जाना पड़ता है। सुबह अगर वो नमाज के टाइम निकलें तो दोपहर को वो जो है ज़ोहर के टाइम वहाँ पे पहुँच सकते हैं, अब भी जा सकते हैं। तो जो मुराद था उसने जो है मन्नत मानी और फिर वहाँ पे जो है 40 जुम्मे जब उसने नमाज पढ़ी, जब 40वां जुम्मा हो गया तो वहाँ के जो इमाम जुम्मा थे उनको बशारत हुई और उन्होंने उसको बताया कि अब तुम्हारी मन्नत पूरी हो चुकी है और अब जो है आप जा सकते हैं। तो फिर वो यहाँ आया और यहाँ से एक आगे गांव है, वहाँ पे उस वक्त के राजा ने उसको जगह दी और वहाँ पे वो रहा और उसने फिर ये पूरा जो एरिया दोबारा बड़ी हिम्मत के साथ इस पूरे एरिए को दोबारा आबाद किया। तो ये एक बड़ी जो है ना इसकी एक जद्दोजहद वाली कहानी है और इसको तेस्ते मुराद के नाम से शख्स मशहूर हुआ और फिर इतनी मकबूलियत इसकी बढ़ी कि ये राजा कहलाने लगा, यानी एक राजे की हैसियत उसको मिलने लगी। तो फिर जो उस वक्त का जो शिगर का राजा था, अब्दा खान राजा उसको कहते हैं, जो कि आदम खोर था, और उसने फिर अपने सिपाही भेज के यहाँ पे जो है उसको और उसकी बीवी को यहाँ से कैद करके, असीर करके यहाँ से ले गया। और फिर इसकी और मुख्तलिफ कहानियाँ भी है। रास्ते में एक बड़ी तारीखी जगह है लचाखर, कहते हैं कि वहाँ भी उस राजे ने क़याम किया। वो लचाखर ऐसा था कि जो लाख से बना हुआ एक महल था किसी देव का, तो उसमें जो है वो दूसरे देव के कबीले ने आग लगा दी थी, तो वो सारा पिघला हुआ, वो भी हम आपको दिखाएंगे एक किस्म इंशाल्लाह, उसकी पूरी तफसीली डॉक्यूमेंट्री आपको वो भी दिखाएंगे। तो ये इस तेस्ते की कहानी थी। अब इसमें जो है तकरीबन तेस्ते में 50 के करीब घराने आबाद हैं
اور ہر گھر میں 6 سے 10 افراد جو ہیں وہ موجود ہے. چھوٹی سی آبادی ہے اور بہت خوبصورت اور بہت زرخیز. گو کہ یہ اسکولی یہاں سے جو ہے بیس کیمپ کی طرف چوٹی سر کرنے کے جو شائقین جاتے ہیں ساری دنیا سے آتے ہیں وہ یہ بیچ میں دریا ہے اس کی دوسری طرف راستہ ہے اس طرف سے جاتے ہیں. اس طرف سے آگے کوئی راستہ نہیں ہے یعنی بالکل ایک آخری گاؤں ہے تو اس وجہ سے بھی اس کی ایک بڑی حیثیت ہے. اور خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیگ پہ بڑا خوبصورت گاؤں ہے بڑا خوبصورت سبزہ ہے. اس کے اوپر اگر جائیں تو یہاں پر جو ہے ایک چراگاہ ہے. یہاں پہ عام طور پہ جو گاؤں کے جو لوگ ہیں ہر کسی کے جو ہے نا چراگاہیں ہوتی ہیں گاؤں کی. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ فصل وغیرہ پکتی ہے فصل وغیرہ ہوتی ہے تو مویشی ان فصلوں کو خراب نہ کر سکیں تو فصل کے دوران یہ مویشی کو جو ہے 1-2 مہینوں کے لیے اوپر لے جاتے ہیں جہاں چراگاہ ہوتی ہے جہاں گھاس وغیرہ بھی بڑے وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے اور وہیں پہ وہ ان کا دودھ دہی مکھن وغیرہ نکالتے ہیں اور باقاعدہ وہاں پہ رہائش اختیار کرتے ہیں کافی دنوں کے لیے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ کتنی محنت ہے اور بڑا دشوار گزار راستہ جا کے اوپر جو ہے چراگاہ ہے. اس سے آگے ایک چوٹی ہے اس کو کہتے ہیں سکوریلا. تو سکوریلا جو ہے وہاں پہ بھی جو آتے ہیں اس کو سر کرنے کے لیے باہر سے بھی لوگ آتے ہیں شوقین حضرات جو ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ یہ بڑی خوبصورت جگہ ہیں. پاکستان کے بھی جو سیاح ہیں ابھی ان کی نظروں سے بہت سارے علاقے اوجھل ہیں اس میں سے ایک یہ علاقہ بھی ہے. پاکستانی دوستوں سے گزارش ہے کہ ان علاقوں کو بھی وزٹ کریں اور یہاں آئیں دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے. نالا بہہ رہا ہے سبزہ ہے پانی ہے جگہ جگہ جھرنے ہیں دریا ہے ساتھ اور یہاں پر جو ہے فصلیں کئی قسم کی ہیں اور بہت خوبصورت علاقہ اور بہت ملنسار لوگ بڑے اخلاق والے لوگ جو ہیں موجود ہیں. جی اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو جگہ ہے بلتستان تو ویسے تبت کا ایک بڑا صوبہ ہوتا تھا تو یہاں سے بلتستان تبت چین ان ساروں کے ساتھ جو ہے اس کا سلسلہ جڑا ہوا تھا اور یہاں سے جو راستہ جاتا تھا وہ یارکن چین کا جو علاقہ ہے موجودہ وہاں تک نکلتا ہے. اور وہاں سے پہلے جو ہماری حدود میں ہے پولو گراؤنڈ وہاں پر ہے جہاں پر پولو کھیلی جاتی تھی. تو اس کے جو یہاں کے جو لوگ کہتے ہیں پورٹر حضرات جو ہیں جو لوگوں کو لے کے جاتے ہیں سیاح حضرات کو وہ کہتے ہیں کہ 8 پڑاؤ کا فاصلہ ہے. ایک پڑاؤ جو ہے 2 سے 3 گھنٹے آرام سے چل کے جانے کا پھر وہاں پہ پڑاؤ ڈالنا یعنی وہاں پہ ریسٹ کرنا پھر آگے جانا اس طرح 8 پڑاؤ کا راستہ ہے. اور پھر جا کے وہاں پولو گراؤنڈ پہنچتے ہیں. اس کے بعد جو ہے چین کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. تو اعظم خان صاحب جو ہے میں نے انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے ہمیں بتایا تھا جو K2 پہ چین کی رسائی نہیں تھی سیاحوں کا جو اس طرف سے جو آمد ہے سیاحوں کی ایوب خان کے دور میں انہوں نے چین کو اجازت دی تھی اور راستہ دیا تھا اس طرف سے K2 کی طرف آنے کا. تو اعظم خان صاحب نے کہا کہ میں نے جو ہے چین کے صدر کو خط لکھا کہ میرے علاقے سے آپ کو جگہ دی گئی ہے K2 کی رسائی کے لیے تو میری آپ سے گزارش یہ ہم آپ سے اور کچھ نہیں مانگتے اور کچھ نہیں چاہتے آپ یہاں سے بھی ایک جو ہے نا روڈ بنائیں اور جو ہے آپ کا چونکہ آپ ایک بڑا وہاں پہ سی پیک کو بڑی ایک اہمیت حاصل ہو گئی ہے تو آپ یہاں سے بھی ایک روڈ بنائیں تاکہ آپ کو بڑی آسانی رہے. اور ان کا کہنا تھا کہ اس طرف کا جو سی پیک ہے اس میں کافی خطرات ہیں روڈ بلاک ہونے کے اور بعض اوقات وہ جھیل بند ہو گئی تھی راستہ بند ہو گیا تھا اور کافی مسائل ہیں اس طرح کے تو راستے خراب ہونے کے بند ہونے کے بھی چانسز ہیں. تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ جو راستہ ہے یہ بڑا محفوظ ہے اور یہاں سے آپ بڑے اچھی سڑک بنا سکتے ہیں. تو یہ بھی ہے. اب جو ہے وہاں کے جو انہوں نے صدر نے ان کو پھر جواب بھی دیا اور باقاعدہ اس کا پھر سروے بھی کیا گیا اور اب ایک یہ جو منصوبہ ہے وہ بھی زیر غور ہے. تو یہ اگر سڑک بن جاتی ہے تو پاکستان نہ صرف پاکستان بلکہ
एशिया की तरक्की के लिए भी एक बड़ा संग मील साबित होगा। इसके अलावा हम जब इस तरफ से आते हैं सड़क की तरफ से, तो शिगर के बाद बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता तय करके आते हैं, और इसमें एक जगह है मूशन के नाम से जो बहुत ही ख़तरनाक है, जहाँ पर बिल्कुल जो है पहाड़ी से जो है ना वो ज़मीन सरकती रहती है, पत्थर वगैरह आते रहते हैं। तो इन सारे रास्तों को गवर्नमेंट को तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि इन सारी सहूलियात को जब वो देंगे सयाहों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा सयाह आएंगे, लोकल भी और इंटरनेशनल भी, और ताकि जो यहाँ पे आएँ और जो है ना सिर्फ उनको एक अच्छी तफरीह मुहैया हो और कुदरत के जो खूबसूरत नज़ारे देख सकें, बल्कि जो आगे जो चोटियाँ सर करने के जो शौकीन हजरात हैं उनके लिए भी रास्ता भी आसानी से तय हो और उनके लिए आमदोरफ्त के लिए आसान रास्ता हो। एक और मंसूबा भी है जो मेरे लेफ्ट साइड पे जो पहाड़ है वहाँ से कहते हैं कि पैदल रास्ता जो जिस तरह कि मैंने आपको शुरू में कहानी में बताया कि जो शिगर तक निकलता है, तो उनका कहना था कि हमारा वो भी मंसूबा है कि वहाँ से टनल बना के रास्ता बनाया जाए, जो कि बहुत ही शॉर्ट रास्ता हो जाएगा और शिगर से शायद 1 घंटे में सिर्फ रसाई मुमकिन हो जाएगी। वो कि अभी हम लोग यहाँ से दूसरे रास्ते से 6-7 घंटे का तवील रास्ता जो है तय करके यहाँ पहुँचते हैं। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि इन जो रूट्स है इन पे भी ज़रा ध्यान दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न सिर्फ पाकिस्तान के इस खूबसूरत इलाके की जो है दुनिया उसको देख सके, और पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह सयाहत को फ़रोग़ हासिल हो। यहाँ पे बेशुमार चोटियाँ बुलंद तरीन जो है ना दुनिया के चोटियों में शुमार होने वाली वो मौजूद हैं। इसी तरह K2 कराक्रम 2 यानी उसका यानी पूरी दुनिया में जो है दूसरी ऊंची चोटी है, वहाँ पे भी रसाई के लिए जो उसका जो बेस कैंप है उधर तक जाने के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। तो यहाँ से जब जाते हैं लोग, तो पोर्टर हजरात भी साथ होते हैं सयाहों का वज़न उठाया हुआ, क्योंकि काफ़ी सामान उठाना होता है। तो ये जो है कम से कम 6-7 दिन में ये रास्ता तय होता है सिर्फ जाना, और फिर वहाँ पर जो है वो होता है 11 पड़ाव में उसका शुमार होता है। एक पड़ाव जैसा कि मैंने आपको बताया 2-3 घंटे की मसाफत का है, कि 2-3 घंटे तक वहाँ पे जाके फासला उसका तय होता है। इस तरह ये फासला K2 बेस कैंप का बनता है 11 पड़ाव का। एक चीज़ ये भी बताता चलूँ कि पोर्टर हजरात की जो है ख्वाहिश है कि जो 11 पड़ाव अभी मौजूद है, उनका कहना है कि इसकी बजाय 16 पड़ाव होनी चाहिए, ताकि उनको ज़रा सहूलत हो सके। क्योंकि नाजरीन ये बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है, बर्फ़ भी है, रास्ता भी जो है बहुत दुश्वार तरीन है, तो इसलिए उनका मुतालबा है कि पड़ाव बढ़ाया जाए। पड़ाव से मुराद ये है कि आपको बताऊं, ये गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर करदा जगह हैं, और ये सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर किया गया है कि कितने पड़ाव होंगे, कितने फासले पर रुकेंगे, और पोर्टर हजरात की एक दिन की जो मजदूरी कितनी होगी। और ये तो फिक्स है कि जो पोर्टर हजरात इतने दुश्वार गुजार रास्ते में वज़न उठाते हैं, उसका 25 किलो वज़न जो है पोर्टर हजरात उठाते हैं। तो इनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, या तो पोर्टर हजरात खुद उठाते हैं या खच्चरों पे जो है इस सामानों को ले जाया जाता है। जो सयाह जो है शौकीन आते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं। मैंने ये देखा है कि जो सिर्फ बाहर से जो पार्टियाँ नहीं, बल्कि पाकिस्तान के भी जो लोग आते हैं, वो एक फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये K2 दुनिया के दूसरी बुलंद तरीन चोटी जो है हमारे पाकिस्तान में मौजूद है और इस खत्ते में मौजूद है। तो इस लिहाज से ये खत्ता बहुत अहम है। तो बहुत से लोग कोशिश करते हैं, पाकिस्तानी लोग भी, कि यहाँ आएँ और इस इलाके को देखें, और जो है इस तरह सियाहत में बड़ा फ़रोग़ हासिल होता है सियाहत को। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है कि इन सयाहों के लिए सहूलियात का भरपूर बंदोबस्त करें। यहाँ पे कई मसाइल हैं, सड़क के मसाइल हैं, इसके अलावा बिजली के मसाइल हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि जितना हो सकता है इस इलाके को प्रोमोट करें, और ताकि पाकिस्तान में सयाहत का फ़रोग़ हो। नाज़रीन, आपको ये भी बता दूं कि इस खूबसूरत और कुदरत के हसीन नज़ारों से भरपूर जो ये वादी है,
یہاں پہ جو موجود لوگ ہیں وہ بنیادی سہولیات سے کافی حد تک محروم ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان سے درخواست ہے کہ اس طرف بھی خدا را توجہ کریں. متعلقہ نمائندوں سے بھی گزارش ہے کہ اس علاقے کی طرف بھی آپ براہ کرم توجہ کریں.